Good morning everyone. My name is Roshni Sharma. I study in 7th class by St. Paul's English School. आज हम लोग पढ़ेंगे SST का चैप्टर 5 हमारा वायुमंडल। सबसे पहले हम जानेंगे वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ वायु का घना आवरण वायुमंडल कहलाता है। इसके अंदर मनुष्य, जीव जंतु के लिए जीवनदायी गैस उपस्थित है। गैस ऑक्सीजन, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है। जल की तरह वायुमंडल का भी कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होता है। यह एक पतली परत के रूप में फैला हुआ है। इसकी वास्तविक मोटाई ज्ञात नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसकी औसत समुद्र तल 10,000 ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण झुका हुआ है। पृथ्वी पर वायुमंडल का कुल भार लगभग 500 टन है, मतलब 5 मिलियन टन है। उसके बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। वायुमंडल के संगठन में प्रमुख विशेषताएं आती हैं, जैसे वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प, धुओं और धूलों के कणों के मिश्रण से बना हुआ है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वायुमंडल की दो प्रमुख गैसें हैं। और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है एंड 28% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन आदि वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसें। वायु की इनकी उपस्थिति लगभग 1% है। नाइट्रोजन वायु के सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह पौधे को वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये पौधे को वृद्धि करता है। वायु मृदा के संपर्क में आती है। जो वायु होती है वो मृदा के संपर्क में, मतलब मिट्टी के रूप में आती है वायु। वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग करके किया जाता है। मनुष्य और जंतु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो मनुष्य होते हैं और जंतु होते हैं जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आयतन की लगभग 0.003% है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है वायु में, उसकी 0.3% है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व वाली परतों से मिलकर बना है। यह ताप और दाब को एक दूसरे से अलग अलग रखता है। इसकी जो कुल परतें हैं वो 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। सबसे पहले हम जानेंगे क्षोभ मंडल क्या होता है। पृथ्वी की यह सबसे नज़दीकी और घनी परत है। इसकी औसत ऊंचाई ध्रुवों से लगभग 16 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। इस परत की ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। जो इस क्षोभ मंडल जो परत होता है वो 16 किलोमीटर ऊंची है पृथ्वी से, और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर और पृथ्वी से 16 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। और क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, कोहारा, बादल इत्यादि। उसके बाद हम जानेंगे समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। जो क्षोभ मंडल होता है उसके ऊपरी भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर लगभग 62 किलोमीटर है। जो इसकी ऊंचाई होती है वो विषुवत रेखा से 62 किलोमीटर तक है, और ध्रुव से 72 किलोमीटर है। यह परत सभी प्रकार की मौसमी घटनाओं से मुक्त रहती है। जो ये परत होती है समताप मंडल, ये सभी मौसमी घटनाओं से मुक्त रहती है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें बादल, जलवाष्प और धूल कण आदि नहीं पाए जाते हैं। इसके तापमान की ऊंचाई के साथ साथ वृद्धि नहीं होती। इस परत में वायु गति लगभग क्षौतिक हो जाती है। इस परत में ओजोन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो ये परत होती है समताप मंडल, इसमें ओजोन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ओजोन क्या होता है? ओजोन वह होता है जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमें प्रोटेक्ट करता है।
थर्ड हमारा टॉपिक है मध्यमंडल। समताप मंडल के ऊपर का भाग मध्यमंडल कहलाता है। यह औसत समुद्र तल से 80 किलोमीटर और की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो ये जो इसका जो औसत है मध्यमंडल का, वो समुद्र तल से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में इस परत का तापमान सबसे कम होता है। इस परत की अंतिम सीमा समाप्त कहलाती है। जो इस वायुमंडल में इसका इस परत का तापमान होता है वो बहुत कम होता है। फोर्थ हमारा टॉपिक है वायुमंडल मीन्स आयन मंडल। मध्यमंडल का ऊपरी भाग वायुमंडल कहलाता है। यह औसत समुद्र तल से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो वायुमंडल है वो समुद्र तल से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसमें जो ऊंचाई होता है उससे अधिक तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचा सकता है। मतलब इसके जो तापमान होता है वायुमंडल का, उसका जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से एक्स्ट्रा दे सकता है। यहाँ गर्मी महसूस नहीं कर पाती क्योंकि पतली परत बहुत कम ऊष्मा को रोकती है। यहाँ पे गर्मी महसूस नहीं होता है वायुमंडल में क्योंकि इसकी जो पतली परत होती है वो ऊष्मा को नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा इसका जो पार्ट है वो है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी संरचना और संगठन की हमें बहुत कम जानकारी है। ये जो हमारा मंडल है बहिर्मंडल, इसकी जो इसके बारे में हम बहुत इसकी संरचना और संगठन के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। यह सबसे पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। इसमें जो बहिर्मंडल में जो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। यह तथा 45 डिग्री सेल्सियस से पहुंचा हुआ है। इसकी जो होती है तापमान वो 4500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। यह बहिर्मंडल की सीमा माना जाता है। इसे आगे अंतरिक्ष का विस्तार है। इसके आगे जो होता है वो अंतरिक्ष का विस्तार है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा टॉपिक वायुमंडल की उपयोगिता। वायुमंडल अलग अलग गैसों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन इन सभी गैसों के मिश्रण से बना है। इसकी निचली परत जीवनदायी गैस ऑक्सीजन में उपस्थित है जो सभी मनुष्य जीव जंतु श्वसन के लिए आवश्यक करते हैं। इसकी जो सबसे निचली परत है वो जीवनदायी गैस है, मतलब कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें हम लोग मनुष्य आ जाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को बहुत वृद्धि करते हैं। जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो पौधों को वृद्धि करते हैं। यह सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। यह जल, वायु आदि को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। जो यह वायुमंडल जो होता है ओजोन हमारा, वो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यह ग्रीन हाउस की भांति कार्य करता है और दिन व रात के समय तापमान की विषमता को नियंत्रित करता है। ये जो ग्रीन हाउस होते हैं उनके तापमान को विषमता करता है, दिन हो या रात हो। सभी मौसमी क्रियाएं जैसे वर्षण या अवक्षेपण, कोहारा, पवन आदि वायुमंडल में ही संपन्न होती है। इनमें जो मौसमी घटनाएं होती है वो सिर्फ वायुमंडल में ही संपन्न होती हैं। जलवाष्प की उपस्थिति के कारण संघनन और वर्षण होते हैं। जो जलवाष्प है उसकी उपस्थिति के कारण संघनन होता है और वर्षण होता है। वायुमंडल में उल्काओं से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल जो है तो जो आग के छोटे छोटे उल्काएं होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। ध्वनि तिरंगों वायु का माध्यम से गति करता है। जो ध्वनि तिरंगा होता है वो वायु के माध्यम से ही गति करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा मौसम और जलवायु। लोग अक्सर मौसम और जलवायु के बीच अंतर नहीं समझ पाते हैं। लोग होते हैं जो कितने लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं वर्षण और वायुमंडल के बीच का अंतर।
हम मौसम की अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए अलग अलग शब्दों में जानते हैं। जैसे हम जो मौसमों का वर्णन करते हैं उसका हम अलग अलग नाम जानते हैं। जैसे गर्म, ठंडा, चमकीली, धूप, भरा, बादल, सुहावना इत्यादि शब्दों के प्रयोग करते हैं। वास्तव में शब्द वायु के ताप, दाब, आर्द्रता, वायु के गति आदि संदर्भ में वायुमंडलीय अवस्थाओं को परिभाषित करते हैं। जो वायु की गति होती है वो संदर्भ में वायुमंडलीय अवस्थाओं को परिभाषित करती है। ये सभी मौसमी के मुख्य तत्व होते हैं। ये तत्व कभी संयुक्त अवस्था में रहते हैं। जो ये वायु, दाब, आर्द्रता ये सब होते हैं, ये सब वायु के मुख्य तत्व होते हैं जो एकदम संयुक्त रहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे मौसम। मौसम क्या होता है? किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए तापमान घटना या बढ़ना, वर्षा, दाब, नमी तथा वायुमंडल की स्थिति, उस स्थान को मौसम कहा जाता है। जैसे कि अब हमारे यहाँ भी होता है कभी बारिश, कभी धूप, कभी कोहरा, उसे हम मौसम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जलवायु क्या होता है? किसी स्थान पर बहुत अधिक समय के लिए मौसम की यह स्थिति, उस स्थान को जलवायु कहते हैं। मतलब किसी समय पे एक बहुत देर तक के लिए किसी मौसम का रह जाना, जैसे अब कहीं पे बहुत देर तक बारिश हो गया तो उसे हम लोग जलवायु कह सकते हैं। मौसम बहुत कम समय में जल्दी बदलता रहता है। जो मौसम होता है वो जल्दी बदलता रहता है। जैसे अभी धूप होगा, फिर अभी कोहरा होगा, अभी धूप, फिर छाँव। मौसम अलग अलग तत्वों की अवस्थाओं में बदलती रहती हैं। यह परिवर्तन के लिए भी समय हो सकता है। मौसम बदलता रहता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह जो होती है मौसम का बदलना, एक सतत प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर वायुमंडलीय दाब समान नहीं है। पृथ्वी पे जो सभी स्थानों पर वायुमंडलीय दाब तो कॉमन नहीं है। किसी स्थान की ऊंचाई का वायुमंडलीय दाब पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर वायु का दाब घटता जाता है। मतलब किसी भी स्थान पर वायुमंडल का जो बहुत अधिक दाब पड़ने लगता है और प्रभाव पड़ने लगता है। तापमान बढ़ने का, जब तापमान हमारा हाई होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो वायु का दाब घटता जाता है। अन्य तत्वों के समान वायु भी विकिरण से गर्म होती है। जो अन्य तत्व होते हैं वो समान वायु के विकिरण से गर्म हो सकती हैं। सूर्य से आने वाली सौर विकिरण से जो पृथ्वी पर पहुंचाता है आतपन कहलाता है। जो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण है, जो सूर्य से हमारे आता है सौर विकिरण, उससे पृथ्वी पर पहुंचाता है, उसे हम आतपान कहते हैं। आतपान शब्द की उत्पत्ति सूर्य से आने वाले सौर विकिरण से हुई। आतपान शब्द की स्थिति वो सूर्य से आने वाले सौर विकिरण से हुई है। सूर्य उष्मा और प्रकाशीय ऊर्जा को विकिरित करता है। यह सौर विकिरण कहलाता है। पृथ्वी के टकराने के पश्चात सौर विकिरण अंतरिक्ष में वापस उसी अनुपात से लौट जाता है। जो सूर्य का उष्मा प्रकाशीय ऊर्जा विकसित होता है उसे हम विकिरण कहते हैं। पृथ्वी से जो टकराने वाली पश्चात विकिरण है उसे पृथ्वी के अंतरिक्ष में वापस वो अनुपात से लौट जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तापमान का मापन करना। तापमान को हम कैसे मापते हैं? बढ़ती हुई वायु का तापमान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है उपकरण थर्मामीटर कहलाता है। जो बढ़ती हुई डिग्री को तापमान को बढ़ते हुए टेम्परेचर को हम नापते हैं उसे हम डिग्रीज कहते हैं, मीन्स थर्मोमीटर से हम नापते हैं जो डिग्री में बताता है। यह कांच की एक लंबी संकरी व पतली नली होती है जिसमें पारा या अल्कोहल भरा होता है। वायुमंडलीय ताप उष्ण की तीव्रता या ठंडी मात्रा को दर्शाता है। ये जो थर्मोमीटर होता है वह एक पतली लंबी नली की तरह होती है जिसमें हम पारा या अल्कोहल भरा होता है, जो जिसे हम मापते हैं तो वो हमारे टेम्परेचर को बताता है।
यह डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इसमें जानते हैं डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने का बर्फ़ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने को नापने के लिए जैसे कि हम लोग कुछ भी नापते हैं तो उस नापते हैं तो वो बताता है थर्मोमीटर कि इतना डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, तापमान की विशेषताएं। हम जानेंगे तापमान की विशेषताएं क्या क्या हैं। वायुमंडल में तापमान से हमें किसी स्थान के ठंडे या गर्म होने का पता चलता है। वायुमंडल का तापमान एक निश्चित प्रक्रिया अनुसार घटता व बढ़ता है। यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ घटता जाता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को तापमान बहुत अधिक, ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम रहता है। जो वायुमंडल का तापमान होता है वो किसी ठंडे या गर्म स्थान पर पता चलता है। जो हमारा वायुमंडल जब हम जानते हैं कि वायुमंडल का तापमान होता है वो किसी ठंडे या गर्म स्थान पर हमें पता चलता है कि गर्म टेम्परेचर कितना है। यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ घटता जाता है। जो ये विषुवत रेखा होता है वो ध्रुवों की तरफ घटता जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के तापमान में अधिक विविधता होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कई प्रकार की भस्वरूप पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में तापमान बहुत अधिक विविधता होता है। जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें जो उसकी तापमान होती है वो बहुत अधिक होती है विविधता से। सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त करने वाले ढलानों पर विकिरण व वर्षा से अधिक होती है। जो सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी प्राप्त करने वाले ढलानों पर विकिरण और वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। अन्य सभी वस्तुओं में भक्ति वायु में भार होता है। यह परतों के रूप में पाया जाता है। वायुमंडलीय क्षैतिज परतों के ऊर्ध्वाधर है रूप से एक ऊपर उठती है और निचले स्तर पर की परतों पर दाब डालती है। जो वायुमंडलीय दाब होती है वो अन्य वस्तुओं भौतिक पे भी भार डालती है। यह परतों के रूप में पाया जाता है। जो वायुमंडल उसे हम परत के रूप में भी जानते हैं। वायु की क्षैतिज परतों ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठती है। वायु की जो क्षैतिज परत होती है वो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठती है और निचले स्तर पर परतों पर दाब डालती है, और जो उसका निचला स्तर होता है उस पर परतों की दाब डालती है। जैसे कि पृथ्वी के 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वायु का स्तंभ का भार 1 किलोग्राम से अधिक होता है। पृथ्वी का जो 1 वर्ग सेमी होता है और 1 वर्ग सेमी वायु का स्तंभ होता है वह पृथ्वी के 1 किलोग्राम से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण वायुमंडलीय दाब जैसे बैरोमीटर कहलाता है। वायुमंडल के दाब को ज्ञात करने के लिए हम एक वायुमंडल दाब मापी जाने वाली एक है बैरोमीटर। जिसे बैरोमीटर कहते हैं, जिससे हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए इकाई मिलीबार एमबी है। वायुमंडल दाब को ज्ञात करने के लिए इकाई एक और है, जैसे कि एमबी है, मिलीबार। औसत समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ के लगभग 76 सेंटीमीटर के बराबर होती है। वायुमंडलीय दाब के समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। वायुमंडलीय दाब में इसके अंतर प्रमुख कारण है, जैसे वायुमंडल का घनत्व, वायुमंडल का तापमान, वायु का उपस्थिति, नमी की मात्रा, समुद्र तल की